भारत पर 200 साल चलने वाले अंग्रेजों के शासन की शुरुआत से ही इसके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में कई लड़ाइयां लड़ी गई। अलग अलग कालखंडों में आजादी के लिए हुए विद्रोहों में स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भी भागीदारी रही, लेकिन मुख्य धारा इतिहास में इनमें से केवल कुछ को ही जगह दी गई। ज्यादातर महिला स्वतंत्रता सेनानी उपेक्षित रहीं, जैसे सन्यासी विद्रोह में शामिल देवी चौधरानी, कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा, झांसी की झलकारी बाई, लखनऊ की उदा देवी, संथाल हुल की नायिका फूलो और ज्ञानो मुर्मू, प्रीतिलता वाडेदार, राजकुमारी गुप्ता इत्यादि। यहां उल्लेखित ये नाम उन तमाम नामों का छोटा सा हिस्सा है जिनके प्रति इतिहासकारों की उपेक्षा ने उन्हें दस्तावेजों के किसी कोने में पड़ी धूल खाती फाइलों तक ही समेट दिया। 20वीं सदी में होने वाले आंदोलनों में महिलाओं का शामिल होना, उनका चार दीवारी से बाहर आना, सार्वजनिक जीवन में शामिल होना हमें एक बड़ा परिवर्तन जरूर लग सकता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। महिलाओं के प्रति पुरुष नेताओं की दृष्टिकोण पूरी तरह पारंपरिक ही थी। तत्कालीन घोर पितृसत्तात्मक समाज में जो विशेषाधिकार पुरुषों के पास थे, उसके कारण स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व भी उनके पास ही था। इस कारण इन नेताओं ने महिलाओं की मां, बहन, पोषक देवी जैसी पारंपरिक छवि को ही प्रोत्साहित किया। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल अमीर परिवार से आने वाली महिलाओं को कई बार घर के पुरुषों का प्रोत्साहन प्राप्त था। वहीं मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों को जो महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थीं, उनमें से कुछ महिलाओं के परिवारों ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। इन महिलाओं को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ी। यहां मैं ऐसी ही एक महिला कॉमरेड का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्हें इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसकी ये हकदार हैं। इनकी देशभक्ति और बहादुरी निश्चित तौर पर हमारे लिए प्रेरणादायक है। इन महिला कॉमरेड का नाम राजकुमारी गुप्ता था। इनका संबंध हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से था। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में साल 1902 में कानपुर के बांदा में जन्मी राजकुमारी के पिता एक पसारी थे। राजकुमारी की शादी महज 13 साल की उम्र में मदन मोहन गुप्ता से कर दी गई थी। मदन कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। राजकुमारी और मदन दोनों इलाहाबाद में महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद से जुड़े थे। राजकुमारी जैसे जैसे आंदोलनों में भाग लेने लगी, अंग्रेजों का अत्याचार देखकर उन्हें ये लगने लगा कि केवल अहिंसा के रास्ते आजादी नहीं मिल सकेगी। इसके बाद वो चंद्रशेखर आजाद से न सिर्फ जुड़ी बल्कि बिना अपने पति और ससुराल वालों को बताए गुप्त सूचनाएं और सामग्री दूसरे क्रांतिकारियों तक पहुंचाने लगी। बाद में वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के इलाहाबाद ग्रुप में शामिल हो गई। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी कांड को अंजाम देने वाले क्रांतिकारियों को रिवॉल्वर मुहैया करवाने की जिम्मेदारी राजकुमारी की थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। राजकुमारी अपने कपड़ों के अंदर हथियार छुपाकर ऊपर से खादी पहनकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करती थी। सुरुचि थापर की किताब विमेन इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, अनसीन फेसेस एंड अनहर्ड वॉइसेस के अनुसार एक बार जब वो हथियार पहुंचाने जा रही थी, तब इन्हें खेतों से गुजरते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनकी गिरफ्तारी के विषय में इनके ससुराल वालों को पता चला, तब उन्होंने न केवल राजकुमारी को घर से बेदखल कर दिया, बल्कि वीर भगत सिंह नामक स्थानीय अखबार के माध्यम से यह भी ऐलान कर दिया कि उनका राजकुमारी से कोई रिश्ता नहीं है। साथ ही इनके मायके वालों ने भी इनसे रिश्ता खत्म कर लिया। 1930, 32 और 42 में राजकुमारी को जेल में गुजारने पड़े। इन्होंने अपना बाकी जीवन अकेले ही बिताया। फिल्म मेकर और लेखिका सागरी छाबड़ा को दिए साक्षात्कार में राजकुमारी कहती हैं, हमको जो करना था हमने किया। हम ऊपर से गांधीवादी थे, नीचे से क्रांतिकारी। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा कि काकोरी की घटना में इतनी अहम जिम्मेदारी निभाने के बाद भी इस घटना से जुड़े अन्य क्रांतिकारियों के साथ हमें राजकुमारी का उल्लेख तक नहीं मिलता। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।